Hi everyone. In Anthropology lecture series for paper 1, today we'll be discussing topic 1.6 part 3. So let's begin. So first of all, इस particular slide में हम देख लेते हैं कि what we are going to study and how we are going to study. So basically to understand this particular section, आपको कुछ background knowledge होना बहुत ज़रूरी है. And these background knowledge will help you in understanding other topics that is there in this particular section 1.6 जो हम आगे कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में. सो बेसिकली यहाँ पे आपको होमो इरेक्टस का मेंशन किया गया है एंड इन होमो इरेक्टस में स्पेसिफिकली आपको 3 कैटेगरीज दी गई हैं. आपको इनके बारे में ही पढ़ना है. ऑल्दो देयर आर अदर स्पीसीज एज वेल. होमो इरेक्टस के अंदर आपको सब डिविजन्स बहुत सारे मिल जाएंगे, बट यूपीएससी ने स्पेशली मेंशन कर रखा है आपके 3 नेम्स, दैट इज होमो इरेक्टस हेडेलबर्जेनिस जो कि आपके यूरोप में मिलते हैं, एशिया के जावानिकस एंड पिगनेसिस. ओके, बट इनको समझने के लिए हमें सबसे पहले तो होमो इरेक्टस को समझना होगा, और होमो इरेक्टस को भी समझने से पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट होमो हेबिलिस. और इन दोनों को जब हमने समझ लिया है तो हम होमो सेपियंस के बारे में भी थोड़ा बहुत देख लेंगे, बिकॉज होमो सेपियंस के बारे में भी हमें नेक्स्ट लेक्चर में जानना ही है. सो बेसिकली आई थॉट इन तीनों को एक साथ हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं, सो दैट विल डेवलप अ वेरी सॉलिड फाउंडेशन फॉर अस. ठीक है. देन इसके बाद जो सिलेबस में आपके 3 मेंशन नेम्स हैं, हम उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. एंड हाउ वी आर गोइंग टू स्टडी, ऑफ कोर्स इन अ वे सिमिलर फैशन जैसे हमने अपने पिछले 2 लेक्चर्स को कवर किया है. हम उनके टाइम स्पैन के बारे में पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, देन हम फॉसिल की डिस्कवरी कब, कहाँ और कैसे हुई थी उसके बारे में जानेंगे. फाइलोजेनेटिक स्टेटस, ऑफ कोर्स दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हम उसके बारे में पढ़ेंगे. देन जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, मैप पर कहाँ कहाँ है हम वो लोकेट करेंगे. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम जेनस होमो की बात करें, सो जेनस होमो के अंदर ही हम ह्यूमन बींग्स भी आते हैं, दैट इज़ होमो सेपियंस उसी के अंदर बिलोंग करते हैं. बट ये जो जेनस होमो है, इसके अंदर बहुत सारी स्पीसीज आती है आपकी, नॉट जस्ट द होमो सेपियन एज वी आर टुडे. इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, एज यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर चार्ट आउट हेयर. आपको एंटीसेसर्स मिलेंगे, इरेक्टस मिलेंगे, इरेक्स्टर मिलेंगे, फ्लोरोसिनेसिस मिलेंगे, हेबिलीज मिलेंगे, हेडलबर्जेनिस मिलेंगे, और भी बहुत सारे नेम्स हैं यहाँ पे जो मैंशन है. निएंडरथैलस भी आपको इसके अंदर ही मिलेंगे. सो बेसिकली अगर हम चाहें तो हम इन सारी स्पीसीज़ को भी पढ़ सकते हैं, बिकॉज दे ऑल आर इम्पॉर्टेंट. जैसे हमने ऑस्ट्रेलोपिथेकस और पैरांथ्रोपस के केस में बात करी थी, देयर आर स्पीसीज़ बट चूँकि वो बहुत पुराने हैं, बहुत ओल्ड है, बहुत अर्लीस्ट प्रिमेट्स थे, उनसे हमारा ज़्यादा रिलेशन नहीं था. जो हमें जानना था हमने उतना तो पढ़ा, ऑल दो वी कवर्ड ऑल 4 ऑफ देम एंड 3 इन द पैरांथ्रोपस. बट अगर आप इस होमोजेनस की बात करें तो होमोजेनस के अंदर जितनी भी स्पीसीज आते हैं दे आर समवॉट और द एल्स इम्पॉर्टेंट. बट हमें एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी, लाइक एज एन यूपीएससी एस्पिरेंट आपने यहाँ पे उन चीज़ों को नहीं पढ़ना है जो सिलेबस में मेंशन नहीं है. ऑफ कोर्स यू शुड हैव सम नॉलेज, ताकि आप जो नॉलेज डेवलप कर रहे हो उसमें कहीं वॉइडनेस ना क्रिएट हो जाए. बट आपको इतना भी डीप में नहीं चला जाना है दैट यू आर स्टार्टेड डूइंग पीएचडी अपॉन द सब्जेक्ट, बिकॉज यूपीएससी वांट यू टू बी अ जनरलिस्ट, नॉट अ स्पेशलिस्ट, राइट. बट ऑफ कोर्स जब आप कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो आपको आंसर राइटिंग में इस तरह की फ्लुएंसी दिखानी पड़ती है दैट यू मे राइट आंसर लाइक एन एकेडमिशियन और समथिंग. बट इसका मतलब ये नहीं है आप बिल्कुल एकेडमिशियन की शूज़ में ही चले जाएं. और बेसिकली इन चैप्टर्स के बारे में, लाइक द वन वी आर स्टडिंग, तो इसके पीछे बहुत सारी स्टडीज़ होती है. इवन आज के डेट में भी पेलियोंटोलॉजिस्ट आर डूइंग लॉट एंड लॉट ऑफ रिसर्च एंड स्टडीज़, और बहुत सारी चीज़ें अभी भी क्लियर नहीं हैं. तो अगर हम उसमें डीप में जाने लगेंगे, और ऑल्दो लाइक दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, तो आप जितना पढ़ोगे आपको उतना इंटरेस्ट आते जाएगा. बट इन माई ओपिनियन इफ़ यू आस्क मी, तो आपको उतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं है. जितना कुछ दिया हुआ है आप उसको समझ लीजिए, और उससे रिलेटेड अगर कुछ चीज़ें हैं तो आप उसको जान लीजिए. ठीक है. और इसके बाद भी अगर किसी को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, दे कैन गो हैड विद ऑल द स्पीसीज मैंशन अंडर होमो. आई होप ये चीज़ें मैं आपको क्लियर कर पाई हूँ. ठीक है. लेकिन जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किए हैं बेसिकली वो थोड़े हमारे समझने के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो हम उनको कहीं ना कहीं टच अपॉन कवर तो करेंगे ही करेंगे. ऑलराइट. सो बेसिकली अगेन यूपीएससी की सिलेबस की क्लैरिफिकेशन मैं आपको बस दे दूँ. जनरली ऐसा आई हैवंट सीन एनीवेयर. अभी मुझे ये 1.6 में थोड़ा सा डाउट लगा इन द सिलेबस. बेसिकली आपको कुछ कुछ स्पेलिंग्स इसमें मिस्टेक मिलेगी, दैट्स अ वेरी माइनर थिंग. जैसे आपको यहाँ पे देख लेंगे पहला ए में ही आपको प्रीलियोस्टोसिन, अगर आप इसको गूगल पे भी सर्च करेंगे आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, इट्स बेसिकली प्लीओस्टोसिन.
तो ये छोटी मोटी स्पेलिंग मिस्टेक्स है, होमोसेपियंस को भी इन्होंने होमोसेपियन लिखा हुआ है, दैट इज़ नॉट टू बी वरी अबाउट। बट कुछ लोगों को ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि ये जो टॉपिक आपका बी लिखा हुआ है यहाँ पे, दिस इज़ बी होमो इरेक्टस, इसमें अफ्रीकन पैरेंथ्रोपस क्यों दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आई डोंट नो क्यों दिया हुआ है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बिकॉज सिलेबस के हिसाब से यूपीएससी जिस तरह से सिलेबस बनाती है वो बहुत ही स्मूथ ट्रांजिशन होता है। जैसे आपने अभी भी देखा होगा, हमने 1.4 1.5 पहले पढ़ लिया ताकि हमें 1.6 की समझ अच्छे से हो जाए। बट इन केस यहाँ पे आपको थोड़ा सा डाउट लगेगा तो इन डाउट्स में मत जाए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम उसी तरह से पढ़ेंगे जैसे हमें समझ में आता है। इसीलिए मैंने आपको अफ्रीकन पैरेंथ्रोपस अलग एक लेक्चर में कवर कर दिया था, ठीक है। तो आई होप ये छोटी सी क्लैरिफिकेशन थी। जिनको डाउट है, जिनको नहीं है, दे कैन वेरी वेल स्किप दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द लेक्चर, ठीक है। अब हम मेन मुद्दे पे आ जाते हैं। देन सबसे पहले हम थोड़ा सा बेसिक्स रिवाइज कर लेते हैं, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है आपको कनेक्शन माइंड में स्टैब्लिश करने के लिए। हमने ये पूरी टैक्सोनॉमी पहले से पढ़ रखी है। हमने टैक्सोनॉमी में देखा था होमिनिडिया से होमिनिडाए बन गया, देन हाइप्लोडिया, देन पॉन्जिडिया, होमिनी एंड होमिनी। जब हमने पढ़ा था ट्राइब के बारे में तो वी हैव सीन कि कैसे होमिनी से पैनिना और एस्ट्रोलोपैथेसाइन और होमोजेनस बनता है। आपने यहाँ पे देखा होगा ये एस्ट्रोलोपैथेसाइन लिखा हुआ है, ये होमोजेनस के ही अंदर आता है, ठीक है। और ये एक सब ट्राइब है, हमने ये चीज़ पढ़ रखी थी। तो ये वाला चार्ट मैंने यहाँ पे इसलिए लगाया बिकॉज यहाँ ऑस्ट्रेलोपैथेसाइन लिखा हुआ है, तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए कि होमोनिनी से ऑस्ट्रेलोपैथेसाइन भी बना था और होमो भी बना था, दोनों सब ट्राइब सेम सेम में ही आते हैं, तो इतना आप ध्यान रखिएगा। और ये एक पर्टिकुलर आप देख सकते हैं, ये वाली जो आपकी फाइलोजेनी है, इसके अंदर आपको यहाँ पे डिवीजन जो दिया गया है वो ऑस्ट्रेलोपैथेसाइन से ऑस्ट्रेलोपैथिकस तक उनकी सारी डिविजन्स दी गई हैं। देन यहाँ पे होमो से कि होमो इरेक्टस, और होमो इरेक्टस से जितने भी आपके स्पीसीज निकलते हैं उन सबको यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया गया है। तो हम ये वाला पर्टिकुलर फाइलोजेनी चार्ट आगे भी यूज़ करते रहेंगे, बट यहाँ मैंने आपको इसलिए लगा दिया ताकि आपको एक क्लियर पिक्चर शुरू से थोड़ी सी डेवलप होनी शुरू हो जाए, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं थोड़ी सी बैकग्राउंड की। ये जो होमो इरेक्टस है, होमो इरेक्टस के बारे में अभी पढ़ना है, और होमो इरेक्टस ये थे कौन, कैसे थे, क्या थे, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, हम सब बात करेंगे। लेकिन अगर हम इनके बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बात कर ले तो सबसे पहले तो ये 2 मिलियन ईयर्स अगो पहले प्रेजेंट थे। आज के डेट में होमो इरेक्टस आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। और ये जो होमो इरेक्टस है ये अफ्रीका से निकल के दूसरे जगहों पर माइग्रेट किए, बिकॉज वी ऑल नो कि अफ्रीका में ही ज़्यादातर आपको जो हमारे फॉसिल्स है वो मिले थे, और अफ्रीका से ही आगे चल के वो दूसरे दूसरे जगहों पे गए थे, ऐसा साइंटिस्ट का मानना है। सो ये जो होमो इरेक्टस है और होमो इर्गैस्टर्स है, इन दोनों के नेम में आपको कंफ्यूज नहीं करना है, बोथ आर दी वन और दी सेम। इर्गैस्टर्स उन स्पीसीज को कहते हैं जो अफ्रीका में थे, और इरेक्टस जो अफ्रीका से बाहर चले गए यूरेशिया और अदर जगहों पे, हम उनको कहते हैं। ये बात आपके दिमाग में बहुत अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए। और अगर हम थोड़ा सा और सिंपल वे में इसको बात करने की कोशिश करें, तो अगर आप पूरी की पूरी ह्यूमन हिस्ट्री को अपने दिमाग में एक रिकैप करके देखना चाहते हैं, तो आप देखेंगे कि प्रोकॉन्सल्स थे। प्रोकॉन्सल्स आपके बहुत पुराने प्रिमेट्स आप मान लें, उनका कहीं से दूर दूर तक ह्यूमन बींग से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर हम शुरुआती उनसे करें तो प्रोकॉन्सल्स से लेके फिर उसके बाद आर्डिपिथेकस आए। सो प्रोकॉन्सल्स तो थे बेसिकली वो पेड़ पे रहना पसंद करते थे। देन आर्डिपिथेकस जब आए तो धीरे धीरे जो अफ्रीका के सवाना जंगल्स थे वो डेवलप होने शुरू हुए, तो बहुत सारे पेड़ नहीं बचे, बहुत बड़े बड़े ग्रासलैंड्स हो गए, तो आर्डिपिथेकस धीरे धीरे ज़मीन पे आ गए, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे बाइपेडल होते गए, बट फिर भी वो पेड़ पे रहना पसंद करते थे। देन आर्डिपिथेकस से हमने देखा था कैसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस की कौन कौन सी कैटेगरीज थी। ऑस्ट्रेलोपिथेकस आए, देन ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद आपके जैसे जैसे और एवोल्यूशन बढ़ता गया, देन वी ट्रांजिट इनटू दिस होमो इरेक्टस, बेसिकली होमो हैबिलिस, इरेक्टस एंड ऑल अदर्स दैट वी विल सी, ठीक है। तो इस तरह से ट्रांजिशन शुरू हुआ। अगर आप सिंप्लीफाई तरीके से इसको ऐसे देखना चाहे तो आप देख सकते हैं। एंड वाई आई एम एक्सप्लेनिंग ऑल दिस इन ग्रेट लेंथ, सो दैट आप चीज़ों को आराम से समझें, क्योंकि आप जितने अच्छे से अभी समझ जाएंगे आगे आपको आंसर राइटिंग में उतनी ही परेशानी कम होने वाली है, ठीक है। और ये जो होमो इरेक्टस की अगर हम अगेन बात करें, तो होमो इरेक्टस हमारे फर्स्ट ह्यूमन स्पीसीज में से है जो हंटर्स और गेदरर सोसाइटी से बिलोंग करते थे, और शायद वो जिन्होंने फायर को कंट्रोल करना सीख लिया था, अगर हम इरेक्टस की बात करें तो। और ये जो बेसिकली इरेक्टस है ये बहुत सालों पहले अलग अलग स्पीसीज़ में डाइवर्ज हो गए, और जिससे डाइवर्जेंस होते होते अलग अलग स्पीसीज़ बनी जो हमने देखी थी अभी, और उन स्पीसीज़ के अलग अलग नाम हुए, और वो क्या हुए कैसे हुए, विल सी ऑल दोज इन दी अपकमिंग लेक्चर्स, ठीक है।
और ये बेसिकली होमो इरेक्टस का ऑस्ट्रालोपिथेकस से अगर क्या कोई रिलेशन है या नहीं है। सो बेसिकली ऑस्ट्रालोपिथेकस में हमने पढ़ा था कि कैसे ऑस्ट्रालोपिथेकस की अलग अलग कैटेगरीज, आपने गैरी को हमने पढ़ा था, सिडिबा हमने कवर नहीं किया है, अफ्रीकनस हमने पढ़ा हुआ है, एफ्रेंसीज हमने पढ़ा हुआ है। सो बेसिकली साइंटिस्ट का मानना है दैट दे आर द एंसेस्टर और द सिस्टर्स ऑफ द होमो लीनिएज। बेसिकली आप ये नहीं कह सकते कि ऑस्ट्रालोपिथेकस से ही निकल के होमो सेपियंस आए हैं या होमो इरेक्टस ऑस्ट्रालोपिथेकस से डायरेक्टली रिलेटेड है। दे आर समवॉट काइंड ऑफ एन सिस्टर्स, एक दूसरे से रिलेटेड है लेकिन शायद लीनिएज हमारा सेम नहीं है, ठीक है। Then these species have a morphological feature that align them with Homo, but there is no consensus as to which gave rise to Homo. See again, paleontologists भी आज के डेट में बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके अभी कंसेंसस डेवलप नहीं हो पाया है, तो वी कैन नॉट से कि हम होमो इरेक्टस के ही पार्ट है या ऑस्ट्रालोपिथेकस से ही होमो लिनिएज आगे गया है। बट विल सी, जो भी चीज़ें हमारे सामने आती है विल ट्राई टू सी कि किससे कहाँ से क्या रिलेशन स्टैब्लिश हो पाता है, एंड एट द एंड वो कंसेंसस कहाँ तक पहुँच पाया है, ठीक है। जैसे कि हमने टैक्सोनॉमी चार्ट में भी देखा था कि कहीं कहीं पे आपको होमो जेनस के अंदर ही ऑस्ट्रालोपिथेकस मिलेंगे, कहीं कहीं पे इन्हें अलग से एक जेनस दिखाया गया है, सॉरी सब ट्राइब दिखाया गया है। सो बेसिकली अगेन आपने ये अभी तक तो समझ ही लिया होगा कि कंसेंसस बिल्डअप नहीं होने की वजह से बहुत सारी चीज़ें चेंज होती रहती है, अलग अलग तरीके से प्रेजेंट होती रहती हैं। तो बेसिकली होमोजेनस के अंदर ऑस्ट्रालोपिथेकस को रखा जाए या ना रखा जाए, इसके पीछे दो पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप होते हैं। पहला, किसी साइंटिस्ट का ये मानना है कि होमो वर द फर्स्ट टू यूज़ द स्टोन टूल्स, लेकिन हमने ऑस्ट्रालोपिथेकस एफ्रेंसीज के बारे में पढ़ा था दैट दे वर द वन हु वर यूजिंग स्टोन टू एन एक्सटेंट। तो ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट ऑफ व्यू हो जाता है, और कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट ऑफ व्यू होने की वजह से आप कंक्लूड नहीं कर पाते कि वेदर ऑस्ट्रालोपिथेकस और होमोस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते थे और दे वर ऑफ द सेम लीनिएज और नॉट। इसीलिए अभी तक आप इसको क्लैरिफाई तरीके से नहीं कह सकते कि वेदर दे आर लाइक रिलेटेड और नॉट रिलेटेड और रिलेटेड टू एन व्हाट एक्सटेंट, ठीक है। और ये जो होमो हेबिलिस है, बेसिकली हम होमो हेबिलिस क्या है उनके बारे में भी जान लेंगे। सो होमो हेबिलिस है शुड बी इंक्लूडेड इन होमो प्रॉमिसिंग एन ओरिजिन ऑफ होमो विद इरेक्टस एट रफली 1.9 मिलियन ईयर्स इंस्टीड। और अगेन होमो हेबिलिस को भी लेके डाउट है, और होमो हेबिलिस कौन है हम ये भी आगे देख लेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। सो यहाँ पे अगर होमो हेबिलिस की हम बात करें, सो दे वर द वन ऑफ द अर्लीस्ट मेंबर ऑफ द जेनस होमो। सो होमो हेबिलिस कौन है, अभी आपको ये एक लाइन में सिंपली पता चल गया दैट दे वर द अर्लीस्ट मेंबर ऑफ द जेनस होमो। और जिस जेनस होमो की हम बात करें जिससे ऑस्ट्रालोपिथेकस भी निकल के आते हैं अकॉर्डिंग टू सम साइंटिस्ट, और इनका निक नेम है हैंडीमैन। सो अगर एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए राइट नोट ऑन अ हैंडीमैन, तो यू हैव टू राइट अबाउट द होमो हेबिलिस। और इनके डिस्कवरी डेट की बात करें तो 1960 में इनको डिस्कवर किया गया था इन द ईस्टर्न एंड द सदर्न अफ्रीका। जैसे कि हमने बोला कि मोस्ट ऑफ द आपको फॉसिल्स जो मिलेंगे दे वर फाउंड इन ईस्टर्न और सदर्न अफ्रीका, उसके बाद ही कहीं जाके और आपको मिले। और ये जनरली अराउंड 2.4 मिलियन टू 1.4 मिलियन ईयर्स अगो आपको मिलते थे। तो एज यू कैन सी, अगर आप पिछले 2 लेक्चर्स को फॉलो करते आ रहे होंगे तो यू कैन सी कि ये वाला जो टाइमलाइन है ये धीरे धीरे राइटवर्ड मूव हो रहा है अब। और अगर हम इनकी हाइट की बात करें तो इनकी हाइट भी अभी आप देखेंगे तो ऑस्ट्रालोपिथेकस पैरेंथ्रोपस से थोड़ी ज़्यादा बड़ी होने लगी है। नाउ द एवरेज हाइट हैज़ बिकम 4 फीट 5 इंचेस। और वेट की भी हम बात करें तो वेट 32 kg, दैट इज़ नॉट मच, बट हाँ धीरे धीरे वेट भी डेवलप होना शुरू हो गया था। एंड दिस स्पीसीज वॉज थॉट टू रिप्रेजेंट द फर्स्ट मेकर ऑफ द स्टोन टूल्स। सी, थॉट टू रिप्रेजेंट, बट हाँ अगर आपने लिखना हो तो आप लिख सकते हैं, लेकिन अब ये आगे चल के हो सकता है कुछ फाइंडिंग्स शायद और चेंज हो जाए कि स्टोन टूल्स यूज़ करने वाले ये नहीं थे पहले, एफरेंसीज वर द वन, बिकॉज एफरेंसीज को लेके अभी डाउट है वेदर दे वर द वन who used the stone tools first or not, ठीक है। and currently the oldest stone tools were dated slightly older than the oldest evidence of genus homo. of course this is a contradictory point of view कि अगर stone tools की dating से ये पता चलता है कि वो homo habilis से पहले ही stones exist करते थे, stone tools exist कर रहे थे, तो that means there was someone else who was using it। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू जब स्टैब्लिश हो जाएगा हम देख लेंगे, अभी हमें इस झंझट में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। सो अगेन यहाँ पे देख लीजिए, मैंने मेंशन कर दिया कि यूपीएससी 2009 में एक क्वेश्चन आ गया था टू राइट अ नोट ऑन होमो हेबिलिस। तो होमो हेबिलिस आप सोचेंगे कि हमें तो एग्जामिनेशन में कहीं पे सिलेबस में मेंशन ही नहीं किया था, तो क्या ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया? सो ऑफ कोर्स नॉट, यूपीएससी आउट ऑफ सिलेबस नहीं देती है लाइक योर स्कूल्स। सो यूपीएससी ने बेसिकली ये इसलिए दिया था बिकॉज दे नो कि अगर आप कुछ पर्टिकुलर चीज़ों के बारे में पढ़ रहे हैं तो यू हैव टू नो द बैकग्राउंड, और उसी बैकग्राउंड को डेवलप करते वक्त आपको होमो हेबिलिस पढ़ना होता ही होता।
एंड दैट इज़ वाई द क्वेश्चन वॉज देयर. सो दिस इज़ हाउ यू शुड इंटरप्रिटेट द सिलेबस. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप सिलेबस में जो नहीं भी है उस चीज़ को भी पढ़ ले, बट देर आर सर्टन थिंग्स इन सर्टन सेक्शंस जो आपको प्रॉपरली एनालाइज करने के बाद धीरे धीरे समझ में ईजिली आ जाएगा. ठीक है. देन अगर हम होमो हेबिलिस के बारे में और बात करें, सो बेसिकली ये कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट ऑफ व्यू जो मैंने अगेन अभी आपसे डिस्कस किया है ब्रीफली, सो वही चीज़ यहाँ पे भी लिखी हुई है. तो आई वोंट give much time out here because already ये लेक्चर बड़ा हो जाएगा. then we should move ahead. देन फॉसिल डिस्कवरी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले 1960 और 63 के दौरान ऑल्डोविया जॉर्जियन तंजानिया में लुइस एंड मैरी लिकी, बेसिकली दे वर अ कपल, हस्बैंड वाइफ थे वो साइंटिस्ट. तो उन्होंने फॉसिल डिस्कवर की थी, लेकिन उस टाइम पे कुछ उस फॉसिल का किया नहीं गया था. देन जोनाथन लीकी, अगेन जोनाथन लीकी वाज अ सन ऑफ लुइस एंड मैरी लीकी. उन्होंने फिर फाइनली जाके एक स्पेसिमेन दैट इज नोन एज OH7 डिस्कवर किया और उन्होंने उसका नाम जॉनी चाइल्ड रखा. सो जॉनी चाइल्ड इज बेसिकली अ फॉसिल ऑफ विच वन? होमो हेबिलिस. ठीक है. और होमो हेबिलिस का निकनेम हैंडी मैन, आप ये याद रखिएगा. सो जब लुइस लीकी ने जोनाथन लीकी ने जॉनी चाइल्ड को फाइंड आउट किया, देन उन्होंने उसका जॉनी चाइल्ड नाम रख दिया. सो बेसिकली ये वही वाले फॉसिल्स थे जो पहले उनके माता पिता ने देखे हुए थे, फाउंड किए हुए थे. देन आफ्टर सम स्टडीज दे डिक्लेयर दिस फॉसिल्स टू बी अ न्यू स्पीसीज कॉल्ड होमो हेबिलिस. सी बेसिकली उस टाइम फ्रेम तक जो ज़्यादातर स्पीसीज और फॉसिल्स मिले थे वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस के थे, पैरांथ्रोपस के थे. ऐसी कोई नए जेनस का साइंटिस्ट ने देखा नहीं था. लेकिन जब उन्होंने रिसर्च किया, पता करा कि उन्होंने अलग अलग डेटिंग मेथड से अलग अलग स्केलेटन्स को स्टडी किया, तब उन्हें पता चला दैट दिस इज समवट अ न्यू स्पीसीज, और उन्होंने उन न्यू स्पीसीज का नाम होमो हेबिलिस रख दिया. ठीक है. सो दिस इज द स्टोरी बिहाइंड द फॉसिल डिस्कवरी. देन बेसिकली सी ये वाला चार्ट ना थोड़ा सा आपको ये क्लैरिफिकेशन करने में मदद करेगा कि अभी तक हम बहुत सारी स्पीसीज़ की बात कर रहे हैं, ये भी बात कर रहे हैं कि ह्यूमन लीनिएज किससे रिलेटेड है, किससे नहीं रिलेटेड है. तो ये वाला एक पर्टिकुलर चार्ट आपको ये हेल्प करेगा कि आप एक दूसरे से कनेक्शन स्टैब्लिश कर पाए. सो बेसिकली ये देखिए, ये लाइन ऑफ डिसेंडेंट यानी कि जो प्रॉपरली लाइन है दैट इज लाइन ऑफ डिसेंडेंट दैट इज वेल सपोर्टेड, और लेस सर्टन लाइन ऑफ डिसेंडेंट जो डैश में है वो लेस सर्टन है. अभी तक हमने जब यहाँ पे देखा है ऑस्ट्रालोपिथेकस की हमने बात करी है. सो ऑस्ट्रालोपिथेकस में आप देख लीजिए हेबिलिस के साथ इनका रिलेशन है या नहीं, दैट इज बिट डाउटफुल. और ऑस्ट्रालोपिथेकस से आप पैरेंथ्रोपस का देखेंगे तो ये देख लीजिए आप रिलेशन स्टैब्लिश हो रहा है. देन हेबिलिस से होमो इरेक्टर का रिलेशन दैट इज नॉट येट स्टैब्लिश. आप कह नहीं सकते कि इनसे इनका रिलेशन है या लीनियज है या नहीं, दैट इज येट टू बी नोन. बट इर्गैस्टर बेसिकली हमने बात की थी, जो अफ्रीकन इरेक्टस थे उनको इर्गैस्टर ही बोलते थे. तो ये इर्गैस्टर और ये होमो इरेक्टस बेसिकली यूरेशिया वाले जो स्पीसीज थे उनको बोलते थे. तो दे डेफिनेटली हैव सम रिलेशन, राइट. और ये होमो एंटीसीजर्स, ये बीच के कुछ स्पीसीज आते हैं जिनके बारे में हमें अभी कवर नहीं करना है, तो आई वोंट गो मच डीपर इनटू दैट. और इनके बाद जब आपके जो हेडलबर्जिनिस है जो यूरोप में पाए जाते हैं, हेडलबर्जिनिस से भी इनका कोई लेना देना है या नहीं दैट इज येट टू बी नोन. ठीक है. लेकिन होमोसेपियन से हेडलबर्जिनिस का लेना देना है, दैट इज नोन. देन होमो हेडलबर्जिनिस से निएंडरथैलिस का भी लेना देना है, दैट इज ऑल्सो वेल स्टैब्लिश फैक्ट. तो ये अगर आप कभी कभी आपको डाउट हो तो यू कैन लुक एट दिस चार्ट. दिस इज अ वंडरफुल वन टू लाइक हैव यू नो द लाइन ऑफ लीनिएज एंड ऑल दोज थिंग्स. ठीक है. देन फाइलोजेनी की अगर हम बात करें होमो हेबिलिस की, तो स्पीसीज अलॉन्ग विद होमो रूडोफेलनेसिस. सो हमने ये रूडोफेलनेसिस पढ़ना नहीं है, बट आप ये जान लीजिए कि ये होमो हेबिलिस और रूडोफेलनेसिस बेसिकली एक टाइम पे ही एग्जिस्ट किया करते थे, एंड दे आर नोन एज द अर्लीस्ट मेंबर ऑफ द जेनस होमो. बेसिकली अगर आप ये मेंशन करेंगे दैट विल हेल्प यू इन रिचिंग योर आंसर. और अगर आपको रूडोफेलनेसिस के बारे में पढ़ना भी है तो आई हैव इंक्लूडेड दैट इन द नोट, यू कैन लुक एट इट. ठीक है. और साइंटिस्ट ने होमो हेबिलिस को एज अ इंसेस्टर ऑफ इरेक्टस माना था, but recent discoveries in 2000 of the relatively late 1.44 million years ago Homo habilis and a relatively early 1.5 million year ago Homo erectus from the same area of northern Kenya challenged the conventional view that these species evolved one after the another. So basically यहाँ पे भी contention है कि Homo habilis और Homo erectus दोनों एक lineage के है या नहीं. ठीक है. तो दिस इज़ येट टू बी स्टैब्लिश फैक्ट. अगर आप चाहें तो आप फॉलो कर सकते हैं, यू विल गेट टू नो कि आगे क्या हुआ. ठीक है. एंड यहाँ पे आप देख लीजिए ये वाला पर्टिकुलर फाइलोजेनिक चार्ट हमने ही यूज़ किया है. विल यूज़ दिस ओनली फॉर यू टू हैव सम बेटर क्लैरिटी. बार बार आप फाइलोजेनिक चार्ट चेंज करेंगे तो शायद आपको समझने में या चीज़ों को याद रखने में थोड़ी डिफिकल्टी हो. ठीक है. तो यू कैन हैव अ लुक एट इट. और
दूसरा ये सिंपल वाला जो हम यूज़ करते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस के केस में, आप इसमें भी देख सकते हैं, ऑल्दो दिस इज़ नॉट अ वेरी डिटेल्ड वन लाइक दिस, बट या ऑफ कोर्स आपको एग्जाम में जो भी सहूलियत हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। इस होमो के केस में देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं रूडोफेलनेसिस, जो हमने बात की कि रूडोफेलनेसिस एंड होमो हेबिलिस बोथ एग्जिस्टेड ड्यूरिंग द सेम टाइम, राइट। और हमने ये जो सिडिबा के बारे में बात नहीं की, बिकॉज इसमें भी कंटेंशन है ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस है या होमो है, इसीलिए सिडिबा को जनरली आप ऑस्ट्रेलोपिथेकस के केस में एक साथ नहीं पढ़ते, दैट इज़ वाई ये इतना कंटेंशियस है, तो हमने यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको अभी छोड़ रखा है, ठीक है। अगर आप चाहें तो ऑफ कोर्स यू कैन गो अहेड एंड रीड अबाउट इट, ठीक है। नाउ अब थोड़ा सा ना टैक्सोनॉमी और फाइलोजेनी को लेकर मैंने सोचा कि आपको एक डाउट क्लियर कर दूं, बिकॉज कुछ लोगों को डाउट्स होते हैं रिगार्डिंग टैक्सोनॉमी की। हम बात करते हैं फाइलोजेनी, दोनों में डिफरेंस क्या है। सी बेसिकली टैक्सोनॉमी में आपके साइंटिफिक क्लासिफिकेशंस होते हैं। साइंटिफिक क्लासिफिकेशन से मतलब है कि स्पीसीज़ को एक वेल डिफाइंड स्पीसीज़ को एक कैटेगरी में ही रखा जाता है, बट फाइलोजेनी के केस में वो आगे पीछे हो सकता है, वो दो अलग अलग स्पीसीज़ भी हों, लेकिन वो टाइम एवोल्यूशन में कैसे कैसे आए हैं उनके हिसाब से हम उनको देखते हैं। इसीलिए मैंने दो यहाँ पर्टिकुलर आपको ग्राफ चार्ट्स भी इंक्लूड कर दिए हैं जिनको डाउट हो। आई एम नॉट सेइंग कि सबको डाउट होगा, बिकॉज आई नो कि कुछ कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि जिनको डाउट होता है, एंड दैट इज़ क्वाइट ओके, ऐसा हो सकता है मे बी, ठीक है। अब हम होमो इरेक्टस की बात करते हैं। हमने होमो हेबिलिस के बारे में पढ़ लिया है डिटेल में। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द होमो इरेक्टस। अभी होमो इरेक्टस कौन थे? होमो इरेक्टस भी एक एक्सटिंक्ट स्पीसीज है, मतलब होमो इरेक्टस आज के डेट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, माइंड इट, ठीक है। होमो इरेक्टस आज के डेट में एग्जिस्ट नहीं करते ऑन द प्लैनेट, एंड दे आर नोन एज द आर्काइक ह्यूमन फ्रॉम द प्लेओस्टोसीन। अब प्लेओस्टोसीन कौन सा जियोलॉजिकल टाइम स्केल पे कहाँ एग्जिस्ट करता है, आई डोंट थिंक हमें फिर से रिकॉल करने की ज़रूरत है, बिकॉज यू शुड हैव एन आइडिया टिल नाउ। With the earliest occurrence about 2 million years ago. Its specimens are amongst the first recognizable member of the genus Homo. See, of course, ये genus Homo के पार्ट हैं, क्योंकि हम जितने भी अभी पार्ट्स पढ़ते आ रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द जेनस होमोज ओनली, एंड ये एक एक्सटिंक्ट स्पीसीज, आप इतना याद रखिए। और उनकी डिस्कवरी 1891 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? नॉर्दर्न, ईस्टर्न एंड सदर्न अफ्रीका में हुई थी, और वेस्टर्न एशिया में भी इनकी डिस्कवरीज की गई हैं, देन ईस्टर्न एशिया में भी ये पाए गए हैं। और ईस्टर्न एशिया वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हमारे लिए हो जाता है, दैट इज़ चाइना एंड इंडोनेशिया, क्योंकि जावानिकस और पिकनिसस जो हमने सिलेबस में मेंशन है, ये दोनों जो ईस्ट एशिया वाले हैं, हमें इन दोनों के बारे में बेसिकली डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। जो इनके नाम है आपके सिलेबस में मेंशन है, तो हम उनके बारे में पढ़ेंगे, और बाकी ये आपकी जानकारी के लिए आप जान लीजिए कि और कहाँ कहाँ पे ये पाए गए थे। देन ये कब से कब तक टाइम स्केल में आपके प्रेजेंट थे, तो 1.89 मिलियन टू 1,10,000 ईयर्स अगो। सो आप देख लीजिए, ये अगेन राइट वर्ड मूव्स करते जा रहे हैं। और अभी इनकी हाइट और वेट में भी यू कैन सी अ वेरी स्टार्किंग डिफरेंस, कि कैसे इनकी हाइट 4 फीट 9 इंचेस से अप टू 6 इंचेस तक भी चली गई है। दैट इज समवॉट व्हाट वी ह्यूमन बींग्स हैव दीज डेज, ठीक है। आप देखेंगे आज के डेट में जनरली इतनी हाइट होती है लोगों की। देन वेट इज ऑल्सो 40 to 68 kgs, तो वेट भी धीरे धीरे हबीलीज के मुकाबले भी आप देखेंगे बढ़ता जा रहा है। Then Homo erectus was the first human ancestor to spread throughout the old world, having distribution in Eurasia, extending from Iberian Peninsula to Java. See, basically हमने पढ़ा Homo erectus और Ergaster. Ergaster जब वो अफ्रीका में थे, then as they move out, उनको हमने Erectus बोला, and they were the first human ancestor to spread out to the old world. Old world basically आपका एशिया वाला पार्ट, वो हमने देखा हुआ है मैप में, right? So early fossil discoveries from Java and China comprise the classic example of this species. तो इसके बारे में अभी हमें डिटेल में उतनी जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमें इसी लेक्चर में इन दोनों को डिटेल में पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। और आप यहाँ क्लासिफिकेशन चार्ट मैंने फिर से लगा दिया, सो दैट यू कैन हैव अ लुक अगेन एंड अगेन, और आपके दिमाग में बैठ जाए। और ये वाला जो हमने अभी बात की, दैट दे वर द फर्स्ट ह्यूमन एंसेस्टर टू स्प्रेड थ्रू आउट द ओल्ड वर्ल्ड, आप यहाँ से देख सकते हैं, ये वाला पूरा थ्रू आउट द ओल्ड वर्ल्ड में आता है ना। एंड ये ओल्ड वर्ल्ड से ये होमोसेपियन जो रेड वाले हैं, ये रेड होमोसेपियंस आप देख सकते हैं कहाँ से कहाँ तक चले गए, ठीक है। और ये अफ्रीका से ही निकल के पूरे एशिया एंड यूरोप को इन्होंने कवर किया है। देन नियांडरथैलिस और इरेक्टस, और नियांडरथैलिस कौन थे, कहाँ थे, और वो कहाँ से कहाँ तक गए, विल सी ऑल दोट, बट इसी चार्ट में वो सारी चीज़ें इंक्लूड की गई है, तो यू कैन हैव अ लुक एट दिस एज वेल, ठीक है। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, सो बेसिकली अर्ली अफ्रीकन होमो इरेक्टस फॉसिल जो कि एर्गास्टर्स है, दे आर द ओल्डेस्ट नोन अर्ली ह्यूमंस टू हैव पॉजेस्ड मॉडर्न ह्यूमन लाइक बॉडी प्रपोर्शन। तो इनकी बॉडी प्रपोर्शन मोस्टली ह्यूमन के जैसी ही थी। और अगर हम इनके ब्रेन साइज़ की बात करें, बिकॉज जनरली चीज़ों को हम ब्रेन साइज से ही नापते हैं, सो दे वर 750 to 1250 सेंटीमीटर स्क्वायर, एवरेजिंग 930 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतने तो होते थे। और हम इसे मॉडर्न डे अगर ह्यूमन बींग से कंपेयर करें, तो ऑलमोस्ट 70% ऑफ द ह्यूमन ब्रेन के साइज़ के होते थे।
और अगर आप होमो हेबिलिस की बात करें तो ऑन एन एवरेज 50% लार्जर देन होमो हेबिलिस। यानी कि आप ये देख सकते हैं होमो हेबिलिस का तो इनसे बहुत ही छोटा होता था, एकदम से 50% बढ़ गया। और ह्यूमन बींग की अगर बात करें तो इनका ब्रेन साइज 70% ऑफ द ह्यूमन बींग होता था। दैट मीन्स ऑफकोर्स ह्यूमन बींग का ब्रेन से बड़ा है। होमो इरेक्टस हेड्स आर वेरी स्ट्राइकलिंग डिफरेंट फ्रॉम आर्स इन द शेप। एज यू कैन सी यहाँ पे एक जो राइट हैंड साइड में आपकी ये दोनों स्कल्स है, आप इसमें देख सकते हैं कि कैसे इनका सुप्रा ऑर्बिटल और ब्रो रिजेस ये काफ़ी प्रोमिनेंट है इन कंपेयर टू द होमो सेपियंस दैट इज द मॉडर्न ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो अगर आप ऐसे स्कल्स बना के कंट्रास्टिंग डिफरेंसेस दिखाते हैं दैट वुड बी गुड। और अगेन जो आपके सिंपल इनके कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज मेंशन आउट देयर, दैट इज मोर और लेस सिमिलर। आप एक दो बार देख लेंगे इसको तो आपको इजीली याद हो जाएगा। Then Homo erectus men और women में they also have sexual dimorphism that I need not to mention again and again कि दोनों मेल एंड फीमेल्स दोनों काफ़ी अलग अलग दिखते थे। लाइक द वी ह्यूमन बींग, हमें भी मेन वुमेन में काफ़ी अलग अलग डिफरेंसेस होते हैं। दे हैव टॉल बॉडीज एंड लार्ज ब्रेन्स ऑफ होमो इरेक्टस इंडिविजुअल रिक्वायर अ लॉट ऑफ एनर्जी ऑन अ रेगुलर बेसिस टू फंक्शन। सी जैसे जैसे आपकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ बढ़ती जाती है, यू विल डेफिनेटली नीड मोर एंड मोर एनर्जी। और एनर्जी का सोर्स सबसे अच्छा आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, ये सारी चीज़ें होती है। तो दैट इज़ वाई इट इज़ सेड कि ये जो आपके होमो इरेक्टस थे दे वर ऑल्सो ईटिंग मीट्स। और मीट ईटिंग का एक और कारण ये भी है बिकॉज दे नाउ नो हाउ टू यूज़ डिफरेंट टूल्स। और टूल्स यूज़ करके वो मार भी सकते थे अदर वर्टिब्रेट्स को, और उनका मीट भी वो कंज्यूम कर सकते थे। ठीक है, तो इसीलिए इस टाइम पे आपके टूल्स का कुछ स्पेसिफिक कैटेगराइजेशन भी शुरू हो गई। और ये जो ओल्डोवन चॉपर्स है एंड एचलूनियन एक्सेस है, इनके बारे में अभी मैं डिटेल में बात नहीं करूँगी बिकॉज जब नेक्स्ट हम और आगे कवर करेंगे उसमें आपको इन टूल्स के बारे में वैसे भी डिटेल में पढ़ना है। अभी के लिए आप बस नाम जान लें कि इस टाइप के टूल्स होते थे, एंड दैट इज़ वाई आई हैव इंक्लूडेड द पिक्चर सो दैट यू आर एबल टू डिस्टिंग्विश कि किस टाइप के मैं टूल्स की बात करी हूँ। और ये जो होमो इरेक्टस है दे आर इन्वेंटिंग द एचयूलियन टूल्स सक्सीडिंग द ओल्डोवन टूल्स। पहले के ये टूल्स थे एंड देन जो होमो इरेक्टस है उन्होंने ये वाले टूल्स यूज़ करना शुरू कर दिया। एज यू कैन सी ये कितने शार्प हैं, इनके आगे में आपके ऐसी शार्पनेस है कि ये किसी को कट करने में ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं इन कंपेयर टू दिस वन। ये किसी का सर फोड़ने के लिए काम आ सकते हैं लेकिन काटने के लिए नहीं, राइट। सो इसीलिए इरेक्टस जो है उन्होंने ये एचलूनियन स्टोन टूल यूज़ करना शुरू किया था। एंड टोल्ड यू कि हम इसके बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, नॉट इन दिस लेक्चर एंड दिस सेक्शन, आगे के सेक्शंस में। देन फॉसिल डिस्कवरी की अगर बात करें कि इरेक्टस की फॉसिल डिस्कवरी कब हुई थी, ऑल्दो सी एक फॉसिल्स तो थे नहीं, बहुत सारे फॉसिल्स थे। इंडोनेशिया में और चाइना में अलग अलग फॉसिल डिस्कवरीज हुई थी। तो इजनीज डिबॉयसेस एक डच सर्जन थे, इन्होंने पहला होमो इरेक्टस का फॉसिल डिस्कवर किया था इंडोनेशिया में 1891 में। ठीक है, और उन्होंने इसका नाम पिथेंथ्रोपस इरेक्टस रखा था जिसका इरेक्ट एप मैन मतलब होता है। और ये जो पिथेंथ्रोपस था बेसिकली इसको बाद में चेंज करके होमो कर दिया था बिकॉज एज यू कैन सी ये 1894 की बात है। 1894 से आगे बहुत सारे फिर एडवांसमेंट्स हुए, जैसे जैसे जीनस में क्लैरिफिकेशन मिली इन्होंने उसका नाम चेंज करके होमो कर दिया था। ठीक है, और ये वाला भी पर्टिकुलर लाइक टाइमलाइन का चार्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे कैसे ट्रांजिशंस हुए जा रहे हैं। हेबिलिस और हमने देखा था रोडोफल्निस दोनों लगभग एक टाइम पे एग्जिस्ट करते थे। देन इरेक्स्टर, इनका ट्रांजिशन पीरियड कब से कब तक था हमें वो क्लियर नहीं है अभी के डेट में, बट ये जो इर्गैस्टर्स है इनसे ही बेसिकली फिर इरेक्टस निकल के आए। सो दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुली प्रेजेंटेड इन दिस टाइम लाइन। देन इरेक्टस के बारे में अभी हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं बिकॉज इरेक्टस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्पीसीज दैट यू शुड नो, तो इसीलिए ये एक बहुत ही अच्छा सा ग्राफ है वेयर यू कैन सी एवरीथिंग रिलेटेड टू द इरेक्टस कि ये कब से कब तक प्रेजेंट थे, इनका स्कल कैसा था, डिफरेंसेस क्या थे, हाउ दे ट्रांजिट टू द ओल्ड वर्ल्ड, और किस टाइप के टूल्स यूज़ करते थे। बिकॉज दिस इज बेसिकली काइंड ऑफ एन माइंड मैप जो आप दिमाग में याद रख सकते हैं ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन। ठीक है, नाउ फाइलोजेनी की अगर हम बात करें तो साइंटिस्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन द अफ्रीकन होमो इरेक्टस एंड द एशियन वन ऑफ द डिक्सन व्हाइल अदर लम्प देम टुगेदर एज होमो इरेक्टस। सी अगेन यहाँ पे भी बहुत सारी कॉन्ट्रडिक्शन है, कुछ बोलते हैं कि ये दो अलग अलग स्पीसीज है, कुछ का मानना है कि ये दोनों एक ही हैं। ठीक है, तो आप दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू अपने दिमाग में डाल के चलिए कि हो सकता है कि ये दोनों किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको एक लगे, किसी टाइम पे आप इनको दो भी बता सकते हैं। एंड इट इज़ लाइकली दैट द डिस्टिंक्ट पॉपुलेशन ऑफ होमो इरेक्टस लेड टू द इमर्जेंस ऑफ लेटर होमिनिन species such as Homo heidelbergensis and ultimately to our own Homo species. So अभी भी ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर नहीं है कि कौन सी इनमें से कैटेगरी होमो अफ्रीकन और एशियन
किन्होंने आगे चल के बेसिकली आपके होमो जिबर्नीज और फिर होमो सेपियन में कन्वर्ट हो गए। विल सी जैसे जैसे चीज़ें अनफोल्ड होती हैं, ठीक है। देन अगेन आप यहाँ पे भी लोकेट कर सकते हैं कि आपके इरेक्टस कहाँ कहाँ पे है। अफ्रीकन वाले यहाँ पे हैं एंड देन एशियन होमो इरेक्टस इज हियर ओनली, ठीक है। देन जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, जैसे मैंने बोला कि एक जगह पे इनकी डिस्कवरी नहीं हुई, बहुत अलग अलग फॉसिल्स डिस्कवर हुए थे। सो अभी जब हम चाइना के बारे में पढ़ेंगे तो विल लोकेट दिस वन, जब हम इंडोनेशिया के बारे में पढ़ेंगे तो विल लोकेट दिस वन, और बाकी जो हमने बात करी कि नॉर्दर्न ईस्टर्न और सदर्न अफ्रीका में, तो यू कैन सी इन सारे जगहों पे अलग अलग फॉसिल्स डिस्कवर किए गए थे ऑफ होमो इरेक्टस। सबके नाम जानने आपको बहुत ज़रूरी नहीं है, और बेसिकली आपने जब एग्जामिनेशन में आप ड्रॉ करोगे तो आप चाइना और इंडोनेशिया वाला एग्जाम्पल दे सकते हो। अगर आपको अफ्रीका के 2-3 याद रह गए दैट इज़ वेल एंड गुड, ठीक है। देन हम अब आते हैं होमो सेपियंस के ऊपर, बिकॉज दिस इज होमो सेपियन अस, ठीक है। तो इसके बारे में भी जानना थोड़ा बहुत ज़रूरी है आपको, ऑल्दो यू नो वेरी वेल अबाउट इट, बट let's have a quick discussion. So fossils of the DNA in human confirm that we are among the 200 species belonging to the order of primates. As you have already studied since like many classes कि हम भी एक primate, one of the primates ही है। So 200 से ऊपर भी primates की discovery हुई है, उनमें से ही हम एक है, ठीक है। And humans are nested within the ग्रेट एप फैमिली। और हम हमारे जो एंसेस्टर्स थे दे आर नॉट एट ऑल एप्स, ठीक है। एप्स से हमारा कहीं तक दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता लीनियज में नहीं है, ऑल्दो वी आर फ्रॉम अ सेम ग्रेट एप फैमिली, ठीक है। लेकिन जो हमारे एंसेस्टर्स थे, जो एवोल्यूशन हुआ है, ऐसा नहीं है कि एक एप और एक चिंपैंजी एवोल्यूशन होते होते होमो सेपियन बन गया है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अपने दिमाग से ऐसा चीज़ निकाल दीजिएगा। And we are most likely evolved from the Homo heidelbergensis, the common ancestor we share with Neanderthals, who are our closest extinct relatives. तो हम देखेंगे कि हेडलबर्जेनीज जब हम पढ़ेंगे, और हमने पहले भी अभी फाइलोजेनिक चार्ट में देखा था कि हेडलबर्जेनीज से कैसे फिर नियांडरथल ऑन डेनोसोवियंस। तो आई वोंट कंफ्यूज यू, लेकिन बेसिकली माना यह जाता है कि नियांडरथल्स एंड डेनोसोवियंस दे आर द क्लोजेस्ट एंसेस्टर्स ऑफ द होमो सेपियंस, ठीक है। ये चीज़ आप अपने दिमाग में याद रख सकते हैं, तो ताकि कन्फ्यूजन थोड़ा कम हो जाए। और अगर हम होमो सेपियंस की बात करें तो वी हैव इवॉल्व्ड इन अफ्रीका एंड नाउ वर्ल्ड वाइड, क्योंकि हम अफ्रीका से निकल के बेसिकली अलग अलग जगहों पे गए, और कब से कब तक 3 लाख साल पहले से अभी तक, ठीक है। सो दैट इज़ द टाइम फ्रेम वी आर हियर ऑन दिस अर्थ। देन होमो इरेक्टस और होमो सेपियंस की हम थोड़ी सी आपस में देख लेते हैं कि क्या डिफरेंसेस है और क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। बेसिकली आपके नियांडरथल, रोडेंसेस, हेडलबर्जेनीज और एंटीसिसर्स दे आर द आर्किक ह्यूमंस, ठीक है। ये आर्किक ह्यूमन बींग्स में आते हैं। एंड होमो सेपियंस जो है, होमो सेपियंस एंड होमो सेपियन आर कैटेगराइज्ड अंडर द मॉडर्न ह्यूमंस। सो मॉडर्न ह्यूमन की अगर आप बात करें तो उसके अंदर यही दोनों आते हैं। आप हेडलबर्जेनीज, एंटीसिसर्स, रोडेंसीज, नियांडरथालिस, इनको मॉडर्न ह्यूमन के अंदर काउंट हम नहीं करते, दैट शुड बी वेरी क्लियर। एंड द recent genetic studies have suggested that modern humans were evolved from at least two ancient human species such as Neanderthal and Denisovans, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, ठीक है। And the modern humans have evolved from the archaic human who in turn evolved from the Homo erectus. And ये जो modern human है, अब ये कहा जाता है कि Homo erectus से कहीं ना कहीं निकल के आए हैं, बट अगेन डाउट्स हैं थोड़े बहुत, लेकिन जो एक जेनरिक आपकी अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से हेबिलिस, देन इरेक्टस से आपके अलग अलग कैटेगरीज डिवाइड हो गए। वन इज होमो सेपियन एंड वन इज नियांडरथैलिसिस, ठीक है। तो ये थोड़ा एक सिंप्लीफाइड वर्जन है जिसे आप चाहे तो याद रख सकते हैं। देन अगर हम होमो इरेक्टस और सेपियन की अलग अलग आपकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और अदर कैरेक्टरिस्टिक्स को मैच करके देखें तो बेसिकली होमो इरेक्टस तो आज की डेट में एक्सटिंक्ट है, बट जो होमो सेपियंस है दे आर लाइक एग्जिस्टेंट ऑन द अर्थ राइट नाउ। और अगर हम इनके स्टैचर की बात करें तो इनका जो ब्रेन था वो कंपेयर टू ह्यूमन होमो सेपियंस तो ऑफकोर्स स्मॉल थाई था, एंड दे हैव लो फॉरहेड एंड प्रोट्रूडिंग फेस। इंटेलिजेंस की बात करें तो ब्रेन स्मॉल था, सो लेस इंटेलिजेंस, लाइक हमने बात करी थी क्रेनियल कैपेसिटी इज काइंड ऑफ इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द इंटेलिजेंस कैपेसिटी। ब्रेन साइज स्मॉल था ही था। मॉडर्न स्पीच की अगर हम बात करें तो होमो इरेक्टस डिड नॉट शो एनी मॉडर्न स्पीच, जैसे हमारा बात कर रहे हैं आराम से, तो उनका वैसा स्पीच कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं थी। देन उनके टीथ कंपैरेटिवली लार्जर थे। अब आप ये मत समझ लीजिए कि नाइन उनके बहुत बड़े बड़े थे, कंपैरेटिवली होमो सेपियंस से थोड़े से बड़े थे। देन जॉज भी उनके हेविली बिल्ट थे। आज के डेट में आपके जॉज उतने ज़्यादा हैवी बिल्ट नहीं होते हैं।
ब्रोडेजेस और प्रोग्नाथिज्म उनमें होता था, होमोसेपियन में आप ब्रोडेजेस तो इट्स लाइक नॉट देयर, और प्रोग्नाथिज्म भी बहुत ज़्यादा नहीं है इन कंपेयर टू व्हाट द इरेक्टस यूज्ड टू हैव। और यहाँ पे ये एक पर्टिकुलर स्कल है, बिकॉज स्कल्स आर द बेस्ट वे टू डिफरेंशिएट बिटवीन टू स्पीसीज। तो अगर आप ये स्कल ड्रॉ कर देंगे, यू विल बी एबल टू टेल अ लॉट अबाउट द होमोसेपियंस एंड इरेक्टस के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है, ठीक है। तो वो सारे आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। देन टॉकिंग अबाउट द मेन क्रक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर सिलेबस, सी होमो हेडिल्बर्जिनीज भी एक स्पीसीज है अंडर द जेनस होमो, ठीक है। और बेसिकली इनको एज अ सब स्पीसीज ऑफ होमो इरेक्टस भी माना जाता है ड्यूरिंग 1950s, बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेंचुरी इट वाज मोर वाइडली क्लासिफाइड एज इट्स ओन स्पीसीज। यानी कि पहले इसको होमो इरेक्टस के अंदर ही रखा जाता था, बट आफ्टरवर्ड इट हैज़ बीन क्लासिफाइड एज अ ओन स्पीसीज। और अगर आप इनकी बात करें कि इवोल्यूशन कहाँ से हुई, तो इनको बेसिकली माना जाता है दैट दे आर लाइक इवॉल्व वर्जन ऑफ द अफ्रीकन इर्गैस्टर्स। अफ्रीका में हमने देखा था कि होमो इरेक्टस को होमो इर्गैस्टर्स भी बोलते हैं, तो दे आर लाइक इवॉल्व वर्जन ऑफ दैट ओनली, ठीक है। और टैक्सोनॉमी में भी हमने पहले भी बात कर ली है कि हेडलबर्जिनीज जो है ये आपके मोस्टली क्लोज रिलेटिव्स है विद द निएंडरथैलिस और डेनोसोवियंस टू द ह्यूमन बीइंग, ठीक है। जो आज के होमोसेपियंस है, अगर हम उनके क्लोज रिलेटिव्स में बात करें तो हेडलबर्जिनीज का नाम आएगा ही आएगा, एंड दैट कैन बी वन ऑफ द रीजन वाई दिस नेम हैज़ बीन मेंशन्ड स्पेसिफिकली इन द सिलेबस, ठीक है। इनके अगर हम और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर ले, सो इट इज़ डिबेटेड वेदर और नॉट टू कंस्ट्रेन होमो हेडलबर्जिनीज टू ओनली यूरोप और टू एज इंक्लूड अफ्रीका एंड एशिया स्पेसिमेन। एज यू कैन सी सिलेबस में मेंशन है कि ये यूरोप में पाए जाने वाला है, लेकिन अभी भी कन्फ्यूजन है कि मैंने बस यूरोप का ही माने या ये मान के चले कि ये यूरोप से भी और दूसरी जगह गए थे। बट चूंकि सिलेबस में आपके यूरोप मेंशन है, तो हम अभी यूरोप कंसनट्रेट होके ही इनको पढ़ेंगे, ठीक है। एंड दे आर जनरली मिसिंग अमंग्स द मिडिल प्लास्टोसिन स्पेसिमेन, and though it is debated if some of these specimens could be split off into their own species or a subspecies of erectus. Again इनके भी काफ़ी सारे आपके डाउट्स है, अभी भी कॉन्ट्रोडिक्शंस है कि इनको कहाँ प्लेस किया जाए, क्या किया जाए, बट उन सबसे दूर रह के विल मोस्टली कंसनट्रेट अपॉन द यूरोप ओनली। एज यू कैन सी यहाँ पे भी लिखा हुआ है दैट मिडिल प्लियोस्टोसिन इज ऑफन कॉल्ड द मॉडल ऑफ द मिडिल, क्योंकि इतने सारे कन्फ्यूजन्स है। इनफैक्ट आपने भी देखा होगा कि अभी तक हमने जितने भी स्पीसीज़ के बारे में पढ़े, वी नो अबाउट द स्पीसीज़, बट उनकी प्रॉपर जो फाइलोजेनी में पोजीशन है वो काफ़ी कॉन्ट्रोडिक्टरी है कहीं ना कहीं, ठीक है। और कौन किससे निकल के आया, इसमें भी बहुत डाउट्स हैं। तो अगर आप हेडलबर्जिनीज की बात करें तो ये कहाँ कहाँ पे पाए जाते थे, यूरोप में, एंड पॉसिबली इन एशिया, अफ्रीका, ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ द अफ्रीका, ठीक है। और कब से कब तक पाए जाते थे, यू कैन सी इन द टाइम लाइन चार्ट। अगर हम हाइट और वेट की बात करें तो एज यू कैन सी इनकी हाइट भी अच्छी खासी आज के ह्यूमन बीइंग की जितनी हुआ करती थी। So that is why they are like known as the closest ancestor of the human, not only because of the body build and everything, but हाँ और भी बाकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स इनकी ह्यूमन बीइंग से थोड़ी थोड़ी आप देखेंगे कि मिलती जुलती हैं। और वो कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है, दे हैव अ वेरी लार्ज ब्रोडेजेस, ऑफ कोर्स दिस इज नॉट मैचिंग विद द ह्यूमन होमो सेपियंस, दे हैव अ वेरी लार्ज ब्रोडेजेस एंड अ ब्रेन केस एंड अ फ्लैटर फेस देन द ओल्डर अर्ली ह्यूमन स्पीसीज। ऑफ कोर्स देखिए अब प्रोग्नाथिज्म धीरे धीरे कम होता गया है और ये अभी फ्लैटर फेस की तरफ बढ़ रहे हैं। दैट इज़ वन ऑफ द सिमिलैरिटीज़, बिकॉज आप इनको इस तरह से देख सकते हैं, सो दैट अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हेडलबर्जिनीज में और प्रेजेंटली होमोसेपियंस के बीच में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ है, यू विल बी एबल टू राइट इट डाउन। डिफरेंसेस क्या क्या है वो भी आप लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगी तभी आप लिखें, ठीक है। जैसे कि अभी हमने देख लिया कि ब्रॉड ridges इनकी काफ़ी बड़ी बड़ी होती है, बट आप लिख सकते हैं ह्यूमन के केस में वो नहीं होती है। एंड द बॉडीज ऑफ हेडलबर्जिनीज इन यूरोप टेंडेड टू बी कॉम्पैक्ट एज वुड बी एक्सपेक्टेड फॉर पीपल लिविंग इन द कोल्ड क्लाइमेट। ऑफ कोर्स अगर ज़्यादा बड़ी बॉडी होगी तो उतना ही ज़्यादा हीट लॉस होगा, एंड दैट इज़ नॉट गुड फॉर द कोल्ड क्लाइमेट, क्योंकि वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए भी उनको उस टाइप का बॉडी फ्रेम होना ज़रूरी है। एंड इट वॉज द फर्स्ट अर्ली ह्यूमन स्पीसीज टू लिव इन कोल्डर क्लाइमेट। वाइट बॉडीज वर लाइकली an adaptation to conserving heat, and it lived at a time of an oldest definite control of fire and use of wooden speed, and it was the first early human species to routinely hunt लार्ज एनिमल्स। सो ये कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जो आप याद रख सकते हैं। और यहाँ पे आई हैव ऑल्सो मैंशन कि कहाँ पे फायर प्लेस पहली बार जलाया गया एंड वेयर दे हैव क्रिएटेड द शेल्टर्स, उसके कुछ एविडेंसेस है। इफ़ यू मैंशन ऑल दीज, इसराइल में जैसे कि आप एक जगह है वहाँ पे आपको फायर प्लेसेस के कुछ एविडेंसेस मिलते हैं। देन इफ़ यू टॉक अबाउट द शेल्टर्स, क्योंकि ये उन पहले स्पीसीज में थे जिन्होंने शेल्टर बनाया था। तो याद रखिए हेडलबर्जिनीज के बहुत सारे फर्स्ट होने का दावा है। दैट इज़ वन इज़ कि इन्होंने एनिमल हंट करना शुरू किया था पहली बार, और अनदर इज़ कि इन्होंने फायर प्लेसेस बनाए,
और समथिंग लाइक आप ये कह सकते हैं कि आग जला के उसके चारों ओर घूमना, और लाइक काइंड ऑफ एन फायर कैंप ये किया करते थे। एंड ऑल्सो ये पहले स्पीसीज में थे जिन्होंने शेल्टर बिल्ड किया था, बिकॉज अर्लियर ह्यूमन बींग्स सॉरी अर्लियर स्पीसीज यूज टू लिव इन एंड अराउंड ट्रीज ओनली, और मे बी लाइक केव्स, और इन्होंने भी केव से ही कुछ मिलता जुलता शेल्टर बनाया था। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि बंगलो खड़ा कर लिया था, बट इन्होंने कुछ वुड्स और रॉक की मदद से एक प्रॉपर शेल्टर टाइप का बिल्ड किया था। और इसके एविडेंसेस आपको टेरा अमाटा फ्रांस में मिल जाएंगे, समवेयर अराउंड मेडिटेरेनियन। ओके, इट इज़ पॉस्टुलेटेड दैट दिस पॉपुलेशन वॉज स्पीकिंग विद सम अर्ली फॉर्म ऑफ लैंग्वेज। ऑफकोर्स हम उनके लैंग्वेज को भी डिसफर तो नहीं कर पाएंगे बिकॉज वी डोंट हैव दैट मच ऑफ एविडेंसेस फ्रॉम देम, बट इतना माना जा सकता है कि कोई प्रकार के लैंग्वेज, सम काइंड ऑफ एन प्रोटो लैंग्वेज वाज बीइंग यूज्ड बाय द हेडलबर्जेनेसिस। ठीक है, फॉसिल डिस्कवरी इनकी हुई थी 1908 में नियर हेडलबर्ग जर्मनी में, एंड वर्कमैन फाउंड द टाइप स्पेसिमेन इन द रोसेट सैंडपिट जस्ट नॉर्थ ऑफ द विलेज ऑफ मायूर। सो बेसिकली आपको कहीं कहीं पे भी इनके जो फॉसिल्स है वो मायूर के नाम से भी मिल जाएंगी, इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट। तो और ये फाइलोजेनिक चार्ट आप देख सकते हैं, अगेन ये इसमें डिस्प्यूट्स हो सकते हैं इन दिस फाइलोजेनिक चार्ट, बट अभी के लिए यू कैन सी कि कैसे होमो हबिलिस से इरेक्टस एंड इरगैस्टर्स, और इरगैस्टर्स से आगे जाके एंटीसीजर्स, और उससे हेडलबर्जेनेसिस निकले, एंड देन हेडलबर्जेनेसिस से आप अगर ऊपर देखेंगे तो वी हैव निएंडरथल एंड दी होमो सेपियन। ठीक है, हेडलबर्जेनेसिस डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है जितना क्लोजली आपसे निएंडरथैलिस एंड डेनोसोवियंस है, बट हाँ दे आर लाइक क्लोजली समवॉट रिलेटेड टू दी होमो सेपियंस। ठीक है, जोग्राफिकल लोकेशंस की अगर आप बात करें तो एज यू कैन सी मायूर यहाँ पे मेंशन है, यहाँ पे आपको एक फॉसिल मिला था, दैट वाज वन ऑफ द नोन वन। और भी बहुत सारी जगहों पे है, तो यू कैन मेंशन आउट ऑल दोज इफ़ यू वांट टू, बट अगर आप यूरोप का भी बता देंगे उतना चलेगा। ठीक है, ये बेसिकली जितना यूरोप वाला पार्ट है ये वाला आप इसमें मेंशन करेंगे, सो दैट विल हेल्प यू इन गेटिंग गुड मार्क्स। देन एशिया के होमो इरेक्टस जावानिकस की बात करें तो इनकी डिस्कवरी 1981 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? जावा के आइलैंड ऑफ जावा में हुई थी, दैट इज़ पार्ट ऑफ इंडोनेशिया ऑफ कोर्स। और ये कब से कब तक टाइम स्केल में थे पृथ्वी पर, दैट यू कैन सी एज वेल। और इनको पहले ऑस्ट्रालोपिथिकस पैथेंथ्रोपस इरेक्टस भी बोलते थे, ठीक है, लेकिन बाद में इनका नाम चेंज करके जावा मैन और होमो इरेक्टस जावानिकस रख दिया गया। और अगर आप इनको देखें तो दे आर द सब स्पीसीज ऑफ होमो इरेक्टस ओनली। तो अब ये मत सोच के चले कि अलग ही स्पीसीज कोई कहीं से आ गई, बेसिकली होमो इरेक्टस की ही एक स्पीसीज है, ठीक है, एक सब स्पीसीज है। देन कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो दे वर ऑल्सो हैविंग गुड हाइट, 5 फीट ईच 8 इंचेस के इनकी हाइट होती थी एवरेजली, एंड दे हैव थाई बोन शो दैट ही वॉक्ड इरेक्ट लाइक मॉडर्न मैन, बिकॉज धीरे धीरे जैसे इरेक्टस भी और भी उनमें एवोल्यूशन होती जा रही है, विल सी दे आर लाइक क्लोजली कमिंग towards the human beings, and they have a thick femur than that of the modern human, indicating he was engaged in lot of running. Of course उनको hunting करनी पड़ती होगी, they have to run a lot, and even for saving themselves from other wild animals also, so maybe because of that they were running a lot. brain size की अगर हम बात करें so that was 150% of the habilis, of course habilis से तो बहुत बड़ी होगी, and 70% of the human. And then skull is characterized by thick bones and a retreating forehead. ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, मैं ब्रो ridges, लार्ज टीथ, ये सारी चीज़ें रिपीट नहीं करूँगी, यू कैन सी अमंग योर सेल्फ। एंड देयर इज अ एविडेंस दैट जावा मैन यूज्ड शेल टूल्स टू कट मीट्स, तो ये भी प्रोटीन डाइट लेते थे, दे ऑल्सो हैव मीट इन द डाइट ऑफ सम वर्टिब्रेट्स। और जावा मैन लाइक अदर होमो इरेक्टस वॉज प्रोबेबली अ रेयर स्पीसीज, यानी कि आपको बहुत जगह पे पाए नहीं जाते। जावा मैन जैसे नाम से ही पता चल रहा है, दे वर इन एंड अराउंड पार्ट्स ऑफ आइलैंड्स ऑफ जावा ओनली, ठीक है। फॉसिल डिस्कवरी जो हमने बात कर ली थी, एजनिस डुबोइस ने ही की थी 1891 में, एंड ट्रिनील ऑन द बैंक ऑफ द सोलो रिवर इन ईस्ट जावा। अगर आप चाहे तो ये ईस्ट जावा इंडोनेशिया का मैप बना के उसको लोकेट कर सकते हैं, ठीक है। और ये चूँकि होमो इरेक्टस के ही बात है तो इसका आपको कोई फाइलोजेनी अलग से कहीं नहीं मिलेगी। इफ़ यू वांटेड टू शो यू कैन राइट एज अ सब स्पीसीज अंडर दिस पर्टिकुलर फाइलोजेनी चार्ट ओनली, अदरवाइज ये चल जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ अलग सा आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज है तो ये पार्ट होमो इरेक्टस के ही एक सब स्पीसीज़ हैं। देन जोग्राफिकल लोकेशन एज यू कैन सी, ये इंडोनेशिया वाला है साइड, आप वहाँ पे मार्क करके दिखा सकते हैं, दैट विल हेल्प यू। Then coming to the last part of this, Homo erectus pecnesis. Homo erectus pecnesis basically बीजिंग में पाए गए थे। बीजिंग का पहला नाम पिकिंग होता था, so because of that it was known as picking men। और ये एक बहुत ही prominent example है आपके Homo erectus
एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ का, और बेसिकली ये माना जाता है कि दे वर मोर एडवांस देन दी जावा मैन। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे इनके जो उनसे थोड़े एडवांस थे, और ये जिस जगह पे इनकी फॉसिल डिस्कवर की गई थी, दैट इज़ अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ऑल्दो दैट इज़ नॉट रेलिवेंट फॉर यू इन एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, बट हाँ, थोड़ा जानना अच्छा रहता है ऑफ कोर्स। ठीक है, एज यू कैन सी इनकी डिस्कवरी 1921 में 27 के बीच में हुई थी, और कौन सी जगहों में चाइनिंग की हुई थी दैट यू कैन सी एज वेल। और हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो दे हैव अ क्रेनियल एवरेजिंग अबाउट 1000 cubic centimeter, दो सम इंडिविजुअल हैव अ बिगर ब्रेन, और जो कि आपके मॉडर्न मैन के कंपैरिजन के ही होते थे। एज ए सेट कि ये मॉडर्न मैन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे उनसे बहुत ज़्यादा इनकी मेल खाती थी। एंड दे हैव अ फ्लैट प्रोफाइल, इनकी स्मॉल फॉरहेड होती थी लाइक द ह्यूमन बींग्स हैव। दे हैव अ वेरी थिक स्कल बोन, हैवी ब्रो ridges and occipital torus, a large palate and a large chinless jaw। बेसिकली चिन आपको जितने भी हमारे अर्ली ह्यूमन बींग्स, सॉरी अर्ली जो एंसेस्टर्स है, होमोसेपियंस और हबीलीज, इसमें आपको कहीं नहीं मिलेगी। इवन ऑस्ट्रालोपिथेकस तक की तो आप बात ही भूल जाइए। देन टीथ की अगर हम बात करें, दो द कैनाइंस एंड द मोलर्स आर क्वाइट लार्ज, द एनिमल ऑफ द मोलर्स इज ऑफन wrinkled। देन लिम्ब बोन आर इंडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम दोज ऑफ ह्यूमन मॉडर्न ह्यूमन, यानी कि लिम्ब बोन इनके बेसिकली बिल्कुल ह्यूमन बींग की ही तरह होते थे। एंड हमने ये पहले भी बात कर लिया दैट पिकिंग मैन पोस्टेड जावा मैन एंड इज कंसिडर्ड मोर एडवांस्ड इन हैविंग लार्ज cranial capacity, a forehead and a non overlapping canine बेसिकली। ठीक है, तो ये आप मेंशन भी कर सकते हैं अगर मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाता है, क्योंकि दोनों ही आपके सिलेबस में मेंशन है, तो होमो इरेक्टस पेगनेसिस और जावा मैन के बारे में डिफरेंशिएट करना आपसे हो सकता है पूछ लिया जाए, सो बी रेडी फॉर दैट एज वेल। देन फॉसिल डिस्कवरी 1921 से 27 एज आई टोल्ड यू, और कहाँ पे डिस्कवर की गई थी दैट यू कैन सी। पर्टिकुलरली नेम आई डेंट फाइंड कि किसने डिस्कवर की थी। और फाइलोजेनी की बात करें तो स्पीसीज अलॉन्ग विद दोज ऑफ चाइना वर रीनेम्ड होमो इरेक्टस इन 1950s बाय एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट एर्नेस्ट मेयर। हमने पहले देखा था कि इनको दूसरी कैटेगरी में रखा गया था, देन होमो इरेक्टस में ट्रांसफर कर दिया गया था। अगेन ये होमो इरेक्टस के ही सब स्पीसीज है, तो यू कैन लोकेट इन द सेम फाइलोजेनिक चार्ट ओनली। ठीक है, अलग से आपको चार्ट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। देन जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन दैट यू कैन लोकेट, चाइना का कौन सा पार्ट है, आपको एग्जैक्टली चाइना का पूरा मैप बनाने की तो ज़रूरत नहीं है, आप आउटलाइन मैप पे शो कर सकते हैं, दैट विल हेल्प यू। ठीक है, सो आई होप ये जो पूरा का पूरा लेक्चर था, थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है आपको, बट सेट अपार्ट ऑल दोज कन्फ्यूजन, उतना हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। जितने आपको चीज़ें एक क्रोनोलॉजी में समझ आई दैट इज़ वेल एंड गुड। जो मेन आपके स्पीसीज मेंशन है आपके सिलेबस में, उनके बारे में आपको पता होना बहुत ही ज़रूरी है। सो मेक श्योर कि आप उनके कैरेक्टरिस्टिक्स और अलग अलग फीचर्स को ज़रूर याद रखें। ठीक है, सो आई होप दिस लेक्चर यू फाउंड टू बी यूजफुल, and I'll come up with the next lecture very soon. Thank you so much.